नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। मैं हमेशा खुश कैसे रहूं, अपने जीवन को एक सुखी जीवन में कैसे बदलूं? अगर इस प्रश्न का उत्तर आप ढूंढ रहे हैं तो आज आप सही जगह हैं। आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। खुश रहने और सुखी जीवन का मतलब होता है अपने मन और अंदर से खुशी का अनुभव और एहसास करना, लेकिन ये हर कोई कर नहीं पाता। सुखी जीवन यानी हैप्पी लाइफ, जिसे पाने की चाह में व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है और जिस तरह की लाइफस्टाइल भरा जीवन हम जीते हैं उसे ही सुखी जीवन का मंत्र मान लेते हैं। लेकिन वास्तव में हम में से कोई भी या बहुत कम लोग इस शब्द का वास्तविक मतलब समझ पाते हैं, जान पाते हैं। पहले की अपेक्षा भले ही आज जीवन सुख सुविधाओं से भरपूर है, लेकिन फिर भी व्यक्ति मानसिक रूप से सुखी रहने का अनुभव नहीं कर पा रहा है। तो आखिर असल में हैप्पीनेस के मायने क्या हैं? कैसे रखें खुद को खुश? आज करेंगे इसी पर बात, और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ खास मेहमान आज आयुष्मान भव में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर निशा खन्ना मौजूद हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, मैक्स पंचशील से हमारे साथ हैं वो। डॉक्टर निशा खन्ना, आपका बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया मेरे साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर PS राठौड़ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर राठौड़, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया आयुष्मान भव में जुड़ने के लिए। तो आप भी बनिए आज हमारे कार्यक्रम का हिस्सा और कीजिए हमें कॉल। हमारे जो नंबर हैं वो लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, और इस पर कॉल करके आप एक्सपर्ट से, जो यहाँ विशेषज्ञ मौजूद हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं और अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। दरअसल खुश रहना हर व्यक्ति का अधिकार है। खुश रहना एक कला है और इस कला को सबको आना ही चाहिए, सीखना ही चाहिए। लोग खुश रहने के लिए इतना काम करते हैं, अपनी जिंदगी खुशी खुशी से जीने के लिए भागदौड़ रोज करते हैं हम, फिर भी लोगों को खुशी मिल नहीं पा रही है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हमेशा खुश कैसे रहें। खुशी क्या है? शायद इसे शब्दों में बयां करना थोड़ा मुश्किल है। इसे केवल महसूस किया जा सकता है। अच्छा जीवन जीने के लिए खुश होना और रहना बेहद जरूरी है, लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादातर लोगों के जीवन से खुशी आज गायब हो चुकी है। अलग अलग लोगों के पास खुशी के अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये पैसे में पाई जा सकती है, कुछ लोग प्यार में होते हैं तो खुशी का अनुभव करते हैं, तो कुछ को खुशी और संतुष्टि तब महसूस होती है जब वो पेशेवर जिंदगी में अच्छा काम करते हों। लोग खुश रहने के लिए खूब कोशिश में लगे रहते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि अब वो ही काम करेंगे जो हमें सच्ची खुशी दे। हम कुछ चीजों को टारगेट बनाकर सोचते हैं कि अगर वो मिल जाए तो हमें सच्ची खुशी मिल जाएगी, लेकिन हमारे ऐसे अंदाजे गलत ही साबित होते हैं। खुशी आनंद की एक अवस्था है। अगर आप इस स्थिति में रहने के लिए अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करते हैं तो वो उसी तरह रहना सीख जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा मन जो कुछ भी कहता है हमारा दिमाग वही मानता है। हालांकि ये उतना आसान नहीं है जितना लगता है। हम समय समय पर खुशी का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन इस अवस्था में बने रहने के लिए महीनों या साल भी लग सकते हैं। तो आप भी आज हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनिए और पूछिए अपने सवाल। हमारे जो नंबर है वो लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर राठौड़, मैं आपसे शुरुआत करूंगी। हम हैप्पीनेस, खुशी, सुख रहने के तरीकों की बात कर रहे हैं। थोड़ा अपने शब्दों में बताइए, हैप्पीनेस है क्या? प्रीति मैम, मैं एक बात को हमेशा शेयर करता हूँ अपने प्रोग्राम पे एंड प्लेटफॉर्म से। खुश होने के लिए एक बहुत ही मैजिकल वर्ड है लव। लव किसके लिए? खुद के लिए, सराउंडिंग के लिए, दूसरों के लिए, सबके लिए। लेकिन ये जो लव जो दुनिया सुनती है उसे थोड़ा सा मैं डिफर करता हूँ। यहाँ सबसे पहला आता है लव में एल। एल का मतलब है लाइफ लोन फ्री। जिस दिन आप कर्ज में डूब गए, जिस दिन में क्रेडिट कार्ड वालों के फोन आने लगे, जिस दिन पैसा मांगने वालों का फोन आना शुरू हो गया, साहब फोन से डर लगना शुरू हो जाएगा। सो पहला खुशी का कारण है उतने ही चादर फैलाइए जितनी बड़ी चादर है। अगर बिजनेस भी करते हैं तो भी इस बात का ध्यान रखा जाए कि कैलकुलेटेड ही रिस्क लिया जाए। यानी कि डेट, अगर आप डेट फ्री है ना तो आप सबसे ज्यादा सुखी। सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां डेट पे जाती हैं कि डेट नहीं कर लेना, डेट फ्री करनी है, ये सबसे बड़ी चीज है। तो मैं अपने जितने भी दर्शक हैं उनके साथ एक बात कहना चाहता हूं कि आपके पास जितने पैसे हैं ना
उतने ही को ध्यान रख करके कमिटमेंट करें, आप बहुत खुश रहेंगे, हैप्पीनेस रहेंगे। और एक सबसे बड़ी चीज़ आपको मैं बताऊं तो इवन जो हैप्पीनेस इंटरनेशनल डे भी आया, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न यही आया कि हम क्या करते हैं कि हमारे जो प्रेशर है, जो हमारे पास जो पॉवर्टी लाइन है, उससे हम ऊपर उठे या चीज़ों से लिखे आते। तो यानी कि उस पर भी फाइनेंशियल चीज़ थी। जैसे यहाँ पे मैं पढ़ रहा था कि लोग सोचते हैं कि पैसे में खुशियां हैं। सच बताऊं तो जब पैसा रहता है तो शायद पता ना चले, लेकिन जब पैसा ना रहे ना तो पैसे की इंपॉर्टेंस भी पता चलती है। एंड पैसे के कारण जो हैप्पीनेस नहीं मिलती ये भी पता चलता है। मेरे एक प्रोग्राम में एक सज्जन बोल रहे थे कि राठौर सर, जब गरीबी आती है और आप एनेबल होते हो लोन देने में, तो लोग हाथ भी मिलाना छोड़ देते हैं, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि हाथ मिलाते कोई मेरे उंगली ना ले ले। बिल्कुल। यानी आपने जो एक सबसे ज़रूरी पॉइंट बताया है, लोन, यानी जो अपने फाइनेंसेस हैं उनको कहीं ना कहीं मैनेज करके चलेंगे तो आप डेट में ना। बिल्कुल बिल्कुल। और भी जो बातें हैं उन पर हम आगे बात करेंगे। हमारे साथ प्रीति मित्रा जुड़ गई हैं, सहज योगा कोऑर्डिनेटर हैं। प्रीति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और कार्यक्रम में पहले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभात ने हमें कॉल किया है, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। बताइए क्या प्रश्न है आपका। हेलो जी प्रभात, आप सवाल पूछ सकते हैं जी। मैं सर से पूछना चाहता हूँ जी कि मैं मतलब जैसे मैं कोशिश करता हूँ कि मतलब सब चीजें जैसे अनुसार मैं स्टूडेंट हूँ अभी, तो मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो जैसे किस शेड्यूल से मुझे पढ़ना है सब कुछ हो जाता है, मैं मतलब बिल्कुल शेड्यूल बना के चलता है। मगर एक कुछ टाइम के बाद ब्रेक लग जाता है, तो बहुत मतलब ऐसा रिपेंट होता है हमारे कि मतलब मैं इतने दिन की मेहनत की और फिर उसके बाद एक कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो जाती है, तो बहुत एक मैम इससे इरिटेशन होती है, तो मतलब मैं प्रोसीड नहीं पा, मतलब लाइफ में बढ़ नहीं पा रहा हूँ उस चीज से। ठीक है, डॉक्टर राठौड़ के लिए ही सवाल है आपका। ठीक है, उन्हीं से समझते हैं। डॉक्टर राठौड़, ये बहुत चीज़ें होती हैं, हम बहुत प्लान करके चलते हैं, पूरा टाइम टेबल स्केड्यूल बना के चलते हैं, लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं हो पाता कि हम उसको फॉलो करें। लेकिन कुछ लोगों के मन में इतना गहरा प्रभाव पड़ता है, जैसे प्रभात बता रहे हैं, कि अगर वो फॉलो नहीं कर पाए तो सब कुछ गड़बड़ है। इस सोच को कैसे निकालें? प्रीति मैम, हर चीज़ का टेक्निक होता है। आपको याद है जब हम बच्चे होते थे ना, तो आप तो अभी भी बच्चे हैं, तो घर में रिचुअल्स होते थे, बहुत सारे रिचुअल्स होते थे, पूजा होता था, पाठ होता था, चीज़ें होती थी, जहां हमें इमोशन को कंट्रोल करने का एक ट्रेडिशनल तरीका दिया जाता था। मैं आपके साथ एक तरीका शेयर करता हूं, आप इसको यूज करना और पक्का का पक्का आपको ट्रांसफॉर्मेशन आप में होगा। आप एक काम करना, जब भी आपको लगे कि मुझे आज ये नहीं पढ़ना या मैं थक गया हूं, तो एक सिंपल सा हाथ में लेना कि यहाँ पे अपने हाथ को देखना, यहाँ पे राइट और लेफ्ट, क्योंकि हाथ आपके पास है, लेफ्ट हैंड पे देखना कि अगर मैंने नहीं पढ़ा तो क्या रिजल्ट होगा, अगर मैंने नहीं पढ़ा तो फ्यूचर में उसका क्या इम्पैक्ट होगा, अगर मैंने नहीं पढ़ा, अपने को एग्जीक्यूट नहीं किया तो मेरे सेल्फ स्टीम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर मैंने इसको आज के दिन में आज ही ख़त्म नहीं किया तो मेरे ट्रस्ट, जो मैं खुद पे ट्रस्ट करता हूं, उसमें कितना फर्क पड़ेगा, मेरे विल पावर पे कितना फर्क पड़ेगा। सारे निगेटिव चीज को यहां पे रखना और देखने की कोशिश करना, राइट। मैं आपको थोड़ी देर बाद में ये भी शेयर करूंगा कि सही तरीका से फ्यूचर देखने का तरीका क्या है। अब इस हाथ को ऐसे करना, उसी पल फिर राइट में देखना कि आपने अपने लिमिटिंग बिलीफ को छोड़ दिया, नहीं किया, तो आपके सेल्फ एस्टीम पे क्या फर्क पड़ेगा, आपके ट्रस्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, आपके जो आत्मविश्वास है उस पे क्या फर्क पड़ेगा, और आप खुद को कैसे फील करते हो। फीलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड फीलिंग ऑलवेज हैपेंस इन द प्रेजेंट। अगर पास्ट के फीलिंग को भी अगर प्रेजेंट में देखोगे तो प्रेजेंट में उसके स्टिमुलेंट आएंगे, फ्यूचर के फीलिंग को भी प्रेजेंट में देखोगे तो प्रेजेंट में स्टिमुलेंट आएंगे। और जोर से हाथ ऐसे करके लेफ्ट हैंड पे ऐसे मार के करना, स्विश करना, मूव, आप जरूर करना सा मूव और काम करना शुरू कर देना। लेकिन प्रभात बेटा, एक छोटी सी बात मैं आपको शेयर करता हूं लाइफ में, क्योंकि आई मीट सो मेनी सीईओज ऑफ द कंपनी, सक्सेसफुल पीपल ऑफ द कंपनी। लाइफ में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि ऑल टाइम चार्ज्ड होगा, ऑल टाइम मोटिवेटेड होगा। लाइफ ऐसे ही चलता है। बाकी
निशा मैम बताएंगी, बिल्कुल। बिकॉज मेडिकल फील्ड से हैं, तो आप ऐसे ही चलता है, लो एंड हाई चलता ही चलता रहता है, लेकिन एक मीडियम लेवल पे आप जब ये करोगे ना, निगेटिव तुरंत देखोगे, पॉजिटिव तुरंत देखोगे, मूव करोगे और फोकस करना शुरू होगे, और 21 डेज तक आपको लगातार करना है एंड सी द मिरेकल्स इन यू। बिल्कुल। डॉक्टर निशा खन्ना, बहुत सारी बातें हैं जो डॉक्टर राठौड़ ने भी बताई हैं, उसमें आप और क्या ऐड करना चाहेंगे? और मैं ये जानना चाहती हूँ, आजकल के टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग होते होंगे जो आपको कंसल्ट करते होंगे, किस तरह के केसेस आते हैं जब हम हैप्पीनेस की बात करते हैं? तो कोई खुश रहता है? आज ही मैं जब अभी केस ही करके आ रही हूँ सुबह से, तो हम आज हैप्पीनेस के बारे में बात कर रहे थे और मेरा सवाल था अपने पेशेंट से ही कि हैप्पीनेस का मतलब आपकी दृष्टि में क्या है? देखिए, हैप्पीनेस का मतलब हर इंसान के लिए अलग हो सकता है। किसी के लिए अच्छा वेदर हैप्पीनेस हो सकता है, किसी के लिए अच्छे होटल में खाना खाना हैप्पीनेस हो सकता है, किसी के लिए किसी को मिलना हैप्पीनेस हो सकता है, किसी के लिए अच्छा सॉन्ग सुनना, जैसे सर ने कहा कि पैसा किसी के लिए हैप्पीनेस हो सकता है। मैं बहुत सारे मॉनेटरली हाईली फाइनेंशियली सेटल्ड लोगों से मिलती हूँ, तो मेरा ये मानना है हैप्पीनेस, अगर आज हम जब डिस्कस कर रहे थे तो उनका ये कहना था हैप्पीनेस एक्चुअली में जो अब उन्हें लगता है वो ये है कि अगर कोई भी कंडीशन हो लाइफ में, अच्छी हो बुरी हो, उसे आप एक्सेप्ट कर लें और आपकी लाइफ में उससे फर्क ना पड़े। अगर रिएक्शन ना आए तो हैप्पीनेस है, अगर कोई गाली भी दे रहा है तो आप 5 मिनट बाद उससे मूव ऑन हो जाएं और उसका आपकी डेली रूटीन में फर्क ना पड़े, आप उसको कैरी फॉरवर्ड ना करके चले। रही बात हैप्पीनेस की, सर्कमस्टांसेस इसे हम कहते हैं, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो हमारी हेल्थ हो, चाहे हमारे वो लाइफस्टाइल जीने के तरीके हो, चाहे हम पतले हैं, मोटे हैं, काले हैं, गोरे हैं, छोटे हैं, मोटे हैं, नाटे हैं, पैसा है नहीं है, ये सब सर्कमस्टांसेस में आता है। और सर्कमस्टांसेस का हैप्पीनेस में रोल स्टडी के अकॉर्डिंग सिर्फ 10% होता है। हमारी शादी हुई नहीं हुई, हमारे बच्चे हैं नहीं हैं, हमारे दोस्त कम हैं ज़्यादा हैं, ये सब हमारे पेरेंट्स हैं नहीं हैं, ये सब 10% हैप्पीनेस में आता है। बाकी 2 हैप्पीनेस के एस्पेक्ट्स जो हैप्पीनेस के पाई चार्ट के अकॉर्डिंग है, उसमें होता है 50% जेनेटिक्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, जो हमें अपने मम्मी या पापा से जीन्स के रूप में मिलते हैं। और थर्ड एस्पेक्ट जो आता है 40%, उसे बोलते हैं इंटेंशनल एक्टिविटी। अगर मुझे खुद को खुश रखना है तो मुझे जो चीज़ खुशी देती है मैं उसे इंटेंशनली करूँगी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मेरे एक बहुत खास मित्र थे, उनकी पिछले हफ्ते 10-15 दिन पहले उनकी डेथ हो गई। आई वॉज वेरी शैटर्ड, लाइक आई बुक कैंसल्ड ऑल माई अपॉइंटमेंट्स एंड रश बैक टू अनदर सिटी, and after 3-4 days after crying I realized I can't be like this. Correct. I booked a trip for myself, for a solo trip, and I went out and I did those things which makes me happy. I met with unknown people, I went on a nice stay and it gives me happiness and I got the confidence back. It happens with anyone. किसी की लाइफ में भी कोई हादसा हो सकता है, because it was unusual for me because he spoke to me a day before his death. So it's very normal for any person to take a shock. जो मेरे साथ हुआ मुझे लगता है वो किसी के साथ भी हो सकता था. So how you do it? That was my intentional activity. This is an example. जब आप किसी भी ब्रेकअप की सिचुएशन में हैं, आप डाइवोर्स की सिचुएशन में हैं, आपकी लाइफ में फेलियर हो गया है, हालात नहीं बदलने वाले हैं, आपको ही बदलना है। कोई घोड़े पर सवार होकर आपकी जिंदगी बदल के नहीं आएगा। बिल्कुल, आपको ही घोड़े पर सवार होना है, अपनी जिंदगी बदलनी है और 40% वो जिंदगी आपके हाथ में है। बिल्कुल, 40% बहुत बड़ा कंट्रोल होता है लाइफ का। बिल्कुल, यानी 10% जो आपने बताया सर्कमस्टांसेस हैं, लेकिन उनसे डील कैसे करना है, जो खुद को खुश रखने का तरीका है, उसे कैसे समझना है और उस पर आगे बढ़ना है, ये बहुत बड़ी बात होगी अगर आप खुद को खुश रखना चाहते हैं। तो एक और कॉलर है रोहित, असम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए क्या प्रश्न है आपका? मैम, मेरा ये क्वेश्चन है, आजकल जैसे फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं जिससे हम कुछ खरीद नहीं पाते, तो घर में तनाव रहता है और अलग चीजें होती हैं जिससे हमारी कैपेबिलिटी से बाहर होती हैं चीजें आजकल, तो उसको कैसे अपने ऊपर डिपेंड किया जाए कि हम उसको ओवरकम करें? ठीक है रोहित, आपके सवाल को हम शामिल करेंगे। प्रीति जी, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूँगी, जब योग की हम बात करते हैं, हम जानते हैं कि खुद को समय दे पाना और खासकर योग के लिए समय देना, आज भले ही दुनिया भर में योग को फॉलो करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो योग के लिए वक्त निकालना, मेडिटेशन के लिए वक्त निकालना, इसको बहुत बड़ा काम मानते हैं और शायद कल से करेंगे ऐसा कह कह के आगे बढ़ते चले जाते हैं। योग किस तरह से मदद कर सकता है मानसिक स्थिति के लिए? योग
अगर मैं कहूँ कि सहयोग में जैसे हम करते हैं मैं योग, तो हमारे अंदर जो पावर है जिसने हमें बनाया है, कुंडलिनी पावर, उसको रिकॉग्नाइज करके फिर हम उसके बाद मेडिटेशन करते हैं डेली। अब टाइम तो निकालना सबके अपने ही उस पे है कि हमें अगर अपने लिए कुछ करना है, हमें बेटर लाइफ चाहिए, तो हमें अपने लिए 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम को टाइम निकालना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। जस्ट एक बार अवेकनिंग हो जाती है, उस कुंडलिनी की जागृति हो जाती है जिसने हमें बनाया, जो हमें चला रही है। उसके बाद उसको उसी स्थिति में अवेकन रखने के लिए हम मेडिटेशन करते हैं डेली। 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को, 5 मिनट, अगर बहुत ज़्यादा है तो 5 मिनट, कुछ देर के लिए मेडिटेशन करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है अपनी लाइफ को और बेटर बनाने के लिए। जैसा अभी सब ने बताया कि हमें सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए लाइफ में, तो जब हमारी पावर अपने अंदर जागृत हो जाती है तो ये चीज़ें हमारे अंदर अपने आप धीरे धीरे वर्कआउट करना शुरू कर देती हैं। उसी पावर को जब हम पहचान लेते हैं तो ये वर्कआउट अपने आप शुरू होता है। जस्ट अपने लिए 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को निकालना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल है शुरुआत करना, शुरुआत भी मुश्किल नहीं है, जस्ट इच्छा होनी चाहिए। अब मैं थोड़ा सा सहयोग के बारे में बता दूं तो श्री माता जी निर्मला देवी, जैसे उन्होंने ये स्टार्ट किया था 1970 में, 5 मई ऑफ 1970 में, तो उन्होंने जब पहली बार अवेकनिंग की कुंडलिनी की, तो वो सिर्फ उन्होंने अपने एक उस बेस पे किया। फिर उसके बाद उन्होंने सबको बताया। तो हमें जैसा कि ग्रंथों में भी कई लिखा हुआ है कि कुंडलिनी की जागृति के लिए एक देने वाला या एक गुरु होना चाहिए जो उसको जागृति दे सके, और एक लेने वाला होना चाहिए। तो देने के लिए तो हमें श्री माता जी निर्मला देवी वो हैं, लेने के लिए हमें सिर्फ अपनी इच्छा करनी ज़रूरी है, और सिर्फ इच्छा करने से ही कुंडलिनी की जागृति श्री माता जी ने हमें बताई है। ठीक है, जस्ट एक बार प्रे करके हम उसकी जागृति ले सकते हैं जी, और फिर उसको हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उससे हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ तो है ही, उसके अलावा हमारे जो फिजिकल, जब कुंडलिनी दोबारा जब जागृत होती है तो जिसने हमें बनाया है, जिस पावर ने, वही जब हमारे अंदर फिर से एक बार जागृत होती है तो वो हमारे फिजिकल प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स, इनको सबको धीरे धीरे ठीक करना शुरू करती है। बिल्कुल, जस्ट करना क्या है, सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट, बिल्कुल ये अपने लिए निकालना। और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और बहुत बड़ी टाइम नहीं इसमें हमने देना, अपने लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और अब सवाल को शामिल करते हैं डॉक्टर राठौर। जो सवाल रोहित की तरफ से आया था, ये क्यों होता है? ये हर घर की कहानी है कि अगर हम ये नहीं खरीद पाए तो हम खुश नहीं हैं, ये नहीं खरीद पाए या हमें लेना है। क्या ये कंपैरिजन है कि दूसरे के पास है, मेरे पड़ोसी के पास ये है इसलिए मुझे चाहिए? तो क्या ये तुलना करना कम करना होगा, ये कैसे मैनेज करना होगा? प्रीति मैम, ये बहुत ही डीप क्वेश्चन है। इट्स नॉट दैट सैलो कि कंपैरिजन करने से रुक जाएगा। आई कनेक्ट दिस विथ जो प्रीति मैम ने कहा था, हमारे वेदों में, ग्रंथों में इन सभी चीज़ों के लिए तरीके हैं। जैसे आई कैरी ऑन द सेम पार्ट, जब हम चक्रास की बात करते हैं, जब कुंडलिनिया की बात करते हैं, तो जब चक्रा में एक चक्रा आता है स्वाधिष्ठान चक्रास, स्वाधिष्ठान चक्रा स्पीक्स ऑन दिस। रोहित, अगर आप फॉलो कर सको तो इसको करना, आप मेडिटेशन कहो, ध्यान कहो, थॉट कहो, वो आपके ऊपर मैं कॉल देता हूँ। आप जैसे ही एक कंपैरेटिव मॉडल लेके आ रहे हो और कुछ चीज़ें खुशियाँ नहीं दे रही हैं ना, आप इमेजिन करो एब्सोल्युटली ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर। और यहाँ मैं लव का दूसरा वर्ड, जैसे ओवर कमिटमेंट, खुद से ऊंचे नहीं करना। ऑरेंज कलर में देखना कि मुझे कुछ नहीं मिला तो सराउंडिंग, खुद को और पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, रिग्रेट नहीं करना, गॉड इज नॉट दैट काइंड एनफ, गॉड इज नॉट डजंट लव मी, ऐसा कुछ भी मत सोचो। लेकिन ये सोचने के पहले अगर बैकग्राउंड में आप ऑरेंज कलर रखोगे ना, जस्ट कीप दैट, यू गोना कीप अ ऑरेंज कलर। इस तरह के डिटैचमेंट को पहले हमारे रिचुअल में किए जाते थे। जब हम 12 साल के होते थे, जब कंपैरेटिव होता था, प्रीति मैम आई थिंक यू कैन कनेक्ट विद दिस, इज हमारी जनेऊ की प्रथा होती थी। जनेऊ में हम ऑरेंज कलर के कपड़े पहनते थे और जो थ्रेड होते थे लेफ्ट से राइट की तरफ जाता था और ये पूछते थे। तो उस समय हमें खुद से खुद को खुश रखने की तरीके को वो बताया जाता था। वो भिक्षा दिए जाते थे, भागते थे, मामा पकड़ के लाते थे। इट वॉज अ फन, इट वॉज अ रिचुअल, बट समवेयर इन सबकॉन्शियस ब्रेन इट यूज्ड टू वर्क। रोहित, बस एक काम करना और एक लाइन को याद रखना। आपने बहुत पहले भी सुना होगा, जैसे मैम ने ये बात कही थी, निशा मैम ने भी ये बात कही थी कि जो हमारे नसीब में है वो हमें मिलेगा।
अगर नहीं मिला है और चाहत इंटेंस होगी, इन्होंने एक वर्ड किया था इंटेंस, तो आगे ज़रूर मिलेगा। कुछ चीज़ें जब अतृप्त होती हैं तो उसको तृप्त करने में मेहनत लगता है, और उस मेहनत की जो खुशी होती है वो बहुत प्रबल होती है। तो अपने आप को, अपने सराउंडिंग में, अपने वर्ड में, अपनी चीज़ों में इसको रखो कि जो मेरे नसीब में है उसको कोई नहीं ले सकता। और ये स्टेटमेंट मैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के मुंह से भी सुनता हूँ कि हमारे हाथ में कर्म है और वो करना है। बस इस बात को जरूर ध्यान रखना, ओवर कमिटमेंट खुद से नहीं करना, और यू विल एंजॉय योर लाइफ। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास जिंदगी का सब कुछ है। मैम सेड पैसे वाले लोग खुश होते हैं, जैसे मैंने कहा फाइनेंस, मैम ने सुपर कहा, फाइनेंशियली सेटल्ड हैं लेकिन अनखुश है। दुनिया की सारी चीजें खरीद सकते हैं बट दे आर मोस्ट डिजर्टेड। ये आप अनुभव करोगे। बिल्कुल। सो ऑरेंज कलर एंड देन नो गिल्ट, नो ब्लेम, नो रिग्रेट। बस ये 3 वर्ड आपको याद रखना है। बिल्कुल। अगले कॉलर विश्वास है, मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्वास जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। बताइए क्या सवाल है आपका, पूछिए। टीवी की आवाज कम करके विश्वास आप एक बार में सवाल पूछिए अपना। ओके हेलो। हाँ बताइए। मैम ये बोल रहा था मैं कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है। मैं कोई भी डिसीजन मैम लेता हूँ, उसके बाद कुछ दिन सस्टेन करने के बाद लगता है कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया, और वो डिसीजन मेरा खुद का होता है, मैं सोच समझ कर डिसीजन लेता हूँ, उसके बाद मुझे लगता है मैंने गलत डिसीजन ले लिया कुछ दिन करने के बाद। तो ये चीज़ें 2-3 बार, मतलब कई बार हो चुकी हैं। तो अब लगता है कि कोई भी जो भी मुझे काम करना है। ठीक है विश्वास, डॉक्टर खन्ना आपसे बात करेंगे, हो सकता है वो कुछ और सवाल आपसे पूछे, इसलिए आप कॉल पर बने रहिएगा। डॉक्टर खन्ना, देखिए, जैसे आपने बोला कि मैं कोई डिसीजन लेता हूँ और कुछ दिन बाद लगता है वो गलत है, शायद चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, और लाइफ में कभी भी चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती। कहते हैं काम ऐसे करो जैसे आपके हाथ में, और कि जिसे बोलते हैं पूजा करिए, विश्वास रखिए ऐसे, जैसे आपका नाम भी विश्वास है, तो ऐसे विश्वास रखिए कि सब कुछ ऊपर वाले परमात्मा के नाम है। मैं ये बोलूँगी इस चैनल के माध्यम से कि बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, जो कि हमारी एक साइंस है। उसमें भी कहा जाता है कि हमारे हॉरोस्कोप में 10th हाउस होता है, जिसे कर्म स्थान कहते हैं। जब मैं इंटेंशनल एक्टिविटी की बात कर रही थी तो मैं कर्म स्थान की बात कर रही थी। तो अगर आप कर्म करोगे और आप ही अपने पर डाउट कर रहे हो तो लो सेल्फ एस्टीम के इश्यू है, आपको अपने कॉन्फिडेंस पर ध्यान देता है। देखिए, अगर हम प्लान ए के बारे में श्योर नहीं है तो क्या आपकी बॉडी आपको कोई इंटेंशन दे रही है? आपको कहीं से ऐसा लग रहा है कि जो आप सोच रहे हो वो नहीं होगा, तो पहले वो आइडेंटिफाई करिए, ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि आपका फैसला गलत है, क्योंकि चीज़ें आपके अनुरूप नहीं हो रही। पर ऐसा नहीं होता ना, कई बार चीज़ें हमें दिखती हैं हमारे अनुरूप नहीं हो रही, पर गॉड ने हमारे लिए कुछ अच्छा ही प्लान किया होता है। वो एक विश्वास जो होता है ना, उससे चीज़ें होती हैं। अगर आप अपने आप पर ही डाउट करोगे तो मुझे ये लग रहा है कि यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट, अगर आपने कोई डिसीजन लिया है। वो मेरे ख्याल से मैं डायलॉग बोलूँगी, शाहरुख खान की एक मूवी का एक डायलॉग है, जिंदगी के हर मोड़ पर 2 रास्ते मिलेंगे, सही रास्ता मुश्किलों से भरा होगा और गलत रास्ता आसान होगा। अब जो मुश्किल है रास्ता वो ऑब्वियस से प्रॉब्लम से भरा होगा, बट एंड ऑफ द डे सक्सेस वहीं होगी। तो अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो वो चैलेंजिंग है, तो उस चैलेंजेस में भी मजा पाइए, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि लाइफ अगर सीधी होगी, कहते हैं ना दिल की धड़कन भी कभी सीधी नहीं होती, तो लाइफ फ्लैट होती है। तो अगर ऊपर नीचे हो रहा है ना लाइफ में, मतलब आप जिंदा है और आपकी लाइफ में एक्टिविटी बनी रही है, और उसे ही एंजॉय करिए, और वही लाइफ है। अगर नहीं हो रहा है तो आज नहीं हो रहा, कल होगा, वो होप नहीं छोड़नी है। एक मूवी है लाइफ ऑफ पाई, ऑस्कर विनिंग वो मूवी है, उसमें एक मैसेज यही है कि जिंदगी में आप किसी भी हालात में चले जाइए, होप नहीं छोड़िए। हम डॉक्टर्स भी लोग पेशेंट को यही बोलते हैं, चाहे वो कैंसर से गुजर रहा हो, चाहे वो किसी भी बीमारी से गुजर रहा हो, आप कितनी भी बड़ी समस्या में हो, एक चीज कभी नहीं छोड़िए, होप। हाँ, कोई चला जाए वो वापस नहीं आ सकता, बट जीने की इच्छा वो भी अपने आप में एक होप है, सर्वाइवल की इच्छा वो भी अपने आप में होप है, और वही आपको आगे बढ़ाएगी। तो आपके जिंदगी में अगर कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो होप मत छोड़िए, एक दरवाजा बंद है दूसरा खुलेगा, वो अपने आप में ही बहुत चीज लेकर जाएगी, जिसे बोलते हैं ऑप्टिमिज्म। एंड अगेन इट इज जिसे बोलते हैं इंटेंशनल ऑप्टिमिज्म, यू चूज टू बी ऑप्टिमिस्टिक। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बड़ी बात है जो ध्यान में रखनी है। प्रीति जी, जब आपने कुंडलिनी की बात की, योग की बात की, एक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स हर साल हम देखते हैं जो आता है, इस बार 136वीं रैंक पर भारत है, और पिछले
2 बार से देखें तो हम थोड़ा इंडेक्स में सुधार कर रहे हैं, लेकिन जब हम इस इंडेक्स में जो टॉप 5 कंट्रीज़ हैं उनकी बात करें तो वहाँ फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड जैसे देश आते हैं जो खुश हैं। तो ऐसा क्या बड़ा अंतर आप मानती हैं जो वहाँ के लोगों में और यहाँ के लोगों में है, जो ये इंडेक्स में इतना अंतर आता है? शायद ऐसा मैं मानती हूँ कि वहाँ लोगों के पास फैसिलिटीज़ या लाइफ को बेटर करने के लिए जो क्या कहेंगे इनको, कि जो साधन हैं वो बहुत सारे हैं, तो वो ज़्यादा खुश रह पाते हैं और उनको इतना टाइम शायद उसके लिए मेहनत करने के लिए नहीं लगता। तो सिर्फ इसी चीज़ को मैं यहाँ ये सोच सकती हूँ कि सिर्फ उनके पास शायद फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं तो वो इसलिए ज़्यादा खुश रह पा रहे हैं। और इंडिया में सिर्फ इसलिए कि थोड़ा सा हमें उन चीज़ों के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। और एक जो जैसा अभी सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन की बात थी कि एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ की इच्छा होती है, फिर उसके बाद तीसरी चीज़ की इच्छा होती है, स्कूटर ले लिया, फिर गाड़ी चाहिए, फिर उससे बेटर कुछ चाहिए, छोटा घर है फिर बड़ा घर है। तो ये जो है, ये डिससेटिस्फेक्शन जो है, यही एक सबसे बड़ा कारण है हमारी लाइफ में दुख का या परेशानियों का। हमें उन चीज़ों को, जैसा अभी दोनों उन्होंने बताया, प्रीति जी ने और डॉक्टर साहब ने जो बताया, कि यही हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी का कारण है कि हमारे अंदर अनसेटिस्फैक्शन है। तो कुंडलिनी की जागृति, मैं फिर वहीं उसी टॉपिक पे आऊँगी जिसमें मैं करी हूँ। उसके बाद जब हमारे अंदर ये पावर जब जागृत हो जाती है तो वो हमें गाइड भी करती है और हमें बताती भी है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, हमने किस तरह से अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ साथ आसपास की ग्रोथ भी रखनी है अपने लिए। तो उसके लिए हमें मेडिटेशन करना ज़रूरी है। और जब ये पावर आती है तो हमारे अंदर सेटिस्फैक्शन अपने आप ही धीरे धीरे हर जिस सिचुएशन में हम हैं, जैसे कि मैं अभी लेट आई, थोड़ा सा लेट हो गया, तो एक था कि हाँ कोई बात नहीं, इट्स ओके, उसमें पैनिक होने की कोई बात नहीं है। उसी तरह से एक चीज़ पे नहीं जाएंगे, दूसरी चीज़ पे जाएंगे, दूसरी चीज़ पे नहीं जाएंगे, तीसरी चीज़ पे जाएंगे, तो लेकिन पैनिक नहीं होगा, हम सटल रहेंगे और सटल सिस्टम के साथ अपने आप को मैनेज करते रहेंगे। तो यही जब हमारे अंदर ये चीज़ आ जाएगी कि हम सेटिस्फाइड हैं, हम खुश हैं, तो हमारे अंदर खुशी जो है, जो हम कह रहे हैं कि हम बहुत कम रैंक पे हैं खुशी के उस पे लेवल पे बाकी कंट्रीज़ में, तो ये हमारे अंदर आनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक और कॉलर है हमारे साथ, गणेश जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र से, उन्होंने हमें कॉल किया है। आपका स्वागत है गणेश, बताइए क्या प्रश्न आपका, पूछिए। राधे राधे जी बताइए। हमारी ये है ना, क्या कहते, हाँ, तो जो गालियां देने के लिए मजबूर करते, उस पर कौन सी कलम लगती है? ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे हालात ज्यादा आपके साथ हो जाते हैं ताकि गाली गलौज जैसी स्थितियां होती हैं, कैसे इस पर कंट्रोल करें, आप ये जानना चाहते हैं? मजबूर कर देते। ठीक है ठीक है, डॉक्टर राठौड़ आप बताएंगे कुछ? ये जो आप जो तरीका बता रहे हो गणेश जी, ये बहुत ही कॉमन इश्यूज हैं। और मैं तो हमेशा बहुत बार कहता हूँ कि ये दादी भी कहती थी कि जब किसी पर गुस्सा हो, एंगर हो, तो एक बार सोचना कि अगर गुस्सा वो निकल रहा है तो उसकी कीमत क्या है। मैं बहुत बार लोगों से पूछता हूँ कि घर में अगर वाइफ, ये बात पे निशा मैम ज़रूर बोलेंगी चूँकि वो फैमिली थेरेपिस्ट हैं, घर में वाइफ के साथ या बाकी जगह जो चीज़ें होती हैं वो बहुत सारे चीज़ें निकल के आती हैं, गाली ग्लॉज भी आपस में करते हो, सब कुछ करते हो, क्योंकि दोनों को एक दूसरे को लगता है कि हम अफोर्ड कर सकते हैं इस गाली ग्लॉज को। अगर वही चीज़ कोई बॉस आपको बोलता है तो वो अफोर्ड आप नहीं कर सकते, आप अंदर खून के घूंट पी के रह जाते हो लेकिन सामने नहीं बोलते। इसका मतलब स्टेट में आपको पता है। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि उस गाली गलौज की कीमत क्या चुका रहे हो, क्योंकि हर गाली गलौज की एक कीमत होती हो, वो इमोशनल हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, रिलेशनशिप की कीमत हो सकती है। बेटा आप एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि आप जो शब्द बोल रहे हो उसका लॉन्ग टर्म है। And I always tell in the program also, especially when you are dealing with a female, they always tell, वो बोलते हैं कि देखिए फीमेल की एक खास गुण होती है,
मैं कि वो आपको फॉरगिव कर देंगी, बट सी वोंट लेट यू फॉरगेट द थिंग्स, राइट। तो जो शरीर में, आत्मा में गाली गलौज का इम्पैक्ट होता है, एक दिन में ख़त्म नहीं होता, वो काफ़ी दिनों तक रहता है। आप कंट्रोल कर लो। अगर कहना ही है, शरीर से निकालना है, जाके पैरों से बोल दो, पहाड़ों से बोल दो, नदियों से बोल दो, हर जगह बोल दो। कुछ अपने दोस्त बनाओ जहाँ खुल के इस तरह की लैंग्वेज को यूज कर सको, वहाँ वेंट आउट हो जाएगा, वहाँ आराम से वेंट आउट हो जाएगा। बस कीमत, अगर उस गाली की कीमत इतनी बड़ी है कि रिश्ते घुटने लगेंगे, तो उसको छोड़ना बहुत ज़रूरी है और धीरे धीरे छोड़ दोगे। आप कीमत नहीं लगाते इसलिए उसको कंटिन्यू करते हो, या समझ में नहीं आता कि इनडायरेक्टली आप क्या कीमत चुका रहे हो। जस्ट फाइंड आउट द कॉस्ट। आप उसकी कीमत निकालो कि उस गाली की कॉस्ट क्या है, उस गाली की कीमत क्या है। अगर कोई बोल भी नहीं रहा है, रिलेशन में भी है, बट धीरे धीरे वो रिलेशन नीचे जा रहा है, एक दिन अचानक रिलेशन खत्म होगा, फिर आप कहोगे कि पता नहीं चला कि रिलेशन खत्म कैसे हुआ, जबकि शुरुआत आपने करी और आप उसको कंटिन्यू करते रहे। सो जस्ट फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द व्यूज। बिल्कुल। और जो पॉजिटिव थिंकिंग है उसको लेकर मैं आप दोनों का भी कमेंट चाहूँगी। डॉक्टर खन्ना, कहा जाता है, बड़े बूढ़े कहते थे कि अगर आप पेड़ को भी रोज़ गाली दोगे तो वो भी सूख जाएगा एक दिन। यस। तो ये जो शब्दों की ताकत है, खुद से बात करने के लिए या सामने वाले से बात करने के लिए, कितना असर करती है? देखिए, ऑब्वियस है, अगर आपकी वही आ गया इंटेंशनली अगर हम पॉजिटिव बोलेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, जैसे अब इस इंसान ने कहा कि गाली देने का, अब गाली देना आप दे रहे हो तो वो आपके हाथ में, अगर कोई दूसरा दे रहा हो तो आपके हाथ में ही नहीं, तो आपके लिए फॉर एक्सेप्टेंस है, वो बुद्धा की कंडीशन, तुम दे रहे हो, मैं ले ही नहीं रही, तो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरी चीज, पॉजिटिवली आप कई बार अगर उसे इंटेंशनली लॉजिकली सोचना शुरू करें, सामने वाला अगर जो है वो गाली दे रहा है, वो गाली क्यों दे रहा है, हो सकता है उसका अपना घड़ा भरा हुआ है, वो क्यों दे रहा है। अगर आपने कुछ किया ही नहीं और आप कोई एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हो तो सामने वाले का घड़ा भरा हुआ है। बट अगर कोई आपको रीजन से गाली दे रहा है, आपने उसका दिल दुखाया है, कहाँ उसको कितनी ठेस पहुंचाई है, वो आप नहीं जानते। कि अब किसी का फ्रस्ट्रेशन लेवल कुछ भी हो सकता है, घड़ा सबके जिसे बोलते हैं ना हम, माइंड का घड़ा, सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड 90% है, वो एक दिन बाहर नहीं निकलता, वो घड़ा तो कई सालों से भरा होता है, उसको हम खाली नहीं करते। उसको खाली करने का, जैसे आपने बोला, इंटेंशनली एक तरीका है पॉजिटिव सोचना, एक्सरसाइज, योगा एक तरीका है, अपनी नेगेटिव थॉट्स को पेपर पर लिखकर फाड़ देना और उसे पढ़ना नहीं, वो भी एक तरीका है। जर्नलाइजिंग करना अपनी थॉट्स को, आप इंटेंशनली ये फाइंड आउट करना मुझे डिस्टर्ब क्या कर रहा है, और इंटेंशनली अपने आप से ये सवाल करना कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहता हूँ, इस रिश्ते में कैसे हैंडल करना चाहता हूँ, मैं जिंदगी से क्या चाहता हूँ। तो हर चीज का सवाल अपने आप से है। मुझे लगता है मैम भी वो जो कुंडली योगा बोल रही हैं वो है सेल्फ अवेयरनेस। हम हैप्पीनेस में भी जो इंटेंशनल बात कर रहे हैं, सेल्फ अवेयरनेस, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या सेटिस्फेक्शन देता है, मुझे क्या कंटेंट देता है, मुझे क्या चीज पॉजिटिविटी देती है, मुझे कौन सा इंसान पॉजिटिव लगता है। आपकी चॉइस डिफरेंट हो सकती है दूसरे वाले से। अब किसी को साधना करके, मेडिटेशन करके, किसी को जैसे बोलते हैं, किसी को साईं बाबा के मंदिर जाके खुशी मिल सकती है, किसी को गुरुद्वारे जाके। जो आपको ठीक लगता है वो करिए। हर एक पर सेम रूल लागू नहीं होता। सूरज की रोशनी किसी को कम चाहिए, किसी को ज्यादा, पानी किसी को, पौधे को कम चाहिए, किसी पौधे को ज्यादा। उसी तरह हर इंसान को क्या चाहिए, किसी को हो सकता है पैसे से ज्यादा सुख मिले, किसी को पैसे में कम सुख मिल रहा हो, किसी को रिश्तों और परिवार में सुख मिल सकता है। तो वो इंटेंशनली आपने फाइंड आउट करना है। अगर आप योगा की मदद से, सर जो NLP कराते हैं उसकी मदद से, या हम मेंटल हेल्थ के जितने भी साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट हैं, उनके साथ बैठकर अपनी सेल्फ अवेयरनेस एक्टिविटीज करिए, इमोशनल अवेयरनेस पर काम करिए, तो मुझे लगता है हर चीज का सोल्यूशन, आपको अपनी लाइफ जीने का पर्पस मिल जाएगा तो जिंदगी आसान हो जाती है। ठीक है। प्रीति, जो आप कुंडलिनी के जरिए आप कह रही थी सेटिस्फैक्शन पे काम होता है, आप संतुष्ट रहते हैं कहीं ना कहीं। जब सकारात्मक सोच की बात करते हैं और संतुष्ट रहने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये विचार आता है कि अच्छा, क्या सब चीज़ों का असर ही होना बंद हो जाएगा, हम कुछ करना ही बंद कर देंगे। होता क्या है असल में? नहीं, ऐसा होता नहीं है। कुंडलिनी की अवेकनिंग के बाद, जब कुंडलिनी अवेकन होती है तो हम इसको कहेंगे कि हम एक बार फिर से उसी पावर से जिसने हमें बनाया है, हम उससे जुड़ गए हैं। तो हमने, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ करना नहीं है। हमने अपनी डेली लाइफ में, जैसे हमारा डेली लाइफ होती है, काम होता है, ऑफिस जाना, पढ़ना, लिखना, बहुत सारे और काम जो होते हैं, गृहिणियों के काम होते हैं, उन सबको करते रहना है, लेकिन मेडिटेशन करनी है। तो जो कुंडलिनी की पावर जब हमारे अंदर जागृत रहेगी तो ये चीज़ें हमारे अंदर ऑटोमेटिकली अपने आप आना शुरू हो जाती हैं।
सेटिस्फैक्शन, जैसा अभी जो अभी कॉलर ने बताया कि गालियां देना हो जाता है कि लोग मजबूर कर देते हैं, पर हम उस चीज़ को जब दूर से, जब हम कुंडलिनी की हमारी जो पावर जब जागृत ही है और कनेक्टेड है, तो हम इस चीज़ को समझना शुरू कर देते हैं। हमारे अंदर अपने आप ही ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में ये अपने आप ही सेटल होने शुरू हो जाता है कि हमें ये चीज़ें गलत हैं, हमें इनसे दूर रहना है। मुंह से अपशब्द निकलने अपने आप ही, आप खुद, हमने अपनी लाइफ में देखा है कि हम चेंज देखते हैं कि अपने आप ही मुंह से बुरी बातें निकलनी बंद हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बुरी आदतें छूट जाती हैं, ड्रग्स छूट जाते हैं, शराब पीना छूट जाता है। जब ये चीज़ें, जब हमारे जितने भी व्यसन हैं जिनको हम गलत चीज़ें कहते हैं, जब हम कनेक्टेड हो जाते हैं एक बार फिर से कुंडलिनी से और उस परवेडिंग पावर से जो जिसने हमें बनाया है, तो ये चीज़ें हमारे अंदर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे, नॉट एकदम से कि एकदम से कोई चमत्कार होगा और कुछ हो जाएगा, हमारे अंदर आना शुरू हो जाती हैं। तो हम इन चीज़ों से, जितनी भी बुरी चीज़ें हैं, उनसे हम धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे करके दूर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। एक कॉलर और हैं हमारे साथ, उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, राकेश जी ने हमें कॉल किया है। आपका स्वागत है राकेश जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। कि मैं बचपन से ही वसुधैव कुटुंब का पक्षधर रहा हूँ जी, है ना, और हम 5 भाई हैं जिसमें मैं सबसे बड़ा हूँ। अब विगत पिछले वर्ष हमारे माता पिता भी खत्म हो गए, है ना, तो मैं हमेशा शिक्षा पर आधारित जो भी प्राथमिकता है, और चूंकि भक्त भी हूँ शिव जी का, तो हमारा मानना ओम शिव हरि जो जैसा करी वैसा भरी, है ना जी। तो ये चीज ध्यान में रखता हूँ और भक्ति भी करता हूँ, अपना नियम संयम का पालन भी करता हूँ। उसके बावजूद घर में तनावपूर्ण अवस्था रहती, हर व्यक्ति एक दूसरे से बिल्कुल इस प्रकार की अवस्था में रहता है जैसे कि ये हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। तो ऐसे में क्या करें, हम कुछ समझ नहीं आता है, चाहे जितनी समझदारी की बात करो किसी के समझ में नहीं आता। ठीक है, तो फिर ठीक है हम उसी में रह जाते हैं, ओम शिव हरि जो जैसा करी वैसा भरी। जी हमें राकेश जी, अपना काम अच्छे से करना चाहिए बस। ठीक है राकेश और जी, दूसरे कैसे अच्छे से करें, ये क्या प्रेरणा है, कैसे करें। ठीक है, ठीक है। हम जानते हैं यहाँ मेहमानों से आपके सवाल का जवाब। डॉक्टर खन्ना, आप क्या बताएंगे? देखिए, मेरा ये मानना है हम किसी को बदल नहीं सकते हैं, चाहे वो परिवार के मेंबर्स भी हो। आप जितने बेस्ट एफर्ट्स कर सकते हैं वो कर सकते हैं। आपका काम अगर परिवार को बांधने का है, जैसे आपने बोला वसुधैव कुटुंबकम, तो आप पूरे परिवार को, पूरे संसार को अपना परिवार मानते हो, तो आपके हाथ में जो है, और जो आपकी लिमिटेशंस, आपके पास जितनी भी पावर है, जितनी आपकी समझ है बुद्धि की, उसके अकॉर्डिंग आप जितना कर सकते हैं वो करिए। बाकी दूसरों के हाथ में, अगर आप किसी का बुरा चाह नहीं रहे हैं, पर आपका अच्छा चाहना भी आपके हाथ में है। पर अगर आप ये चाहें कि आपके फैमिली मेंबर्स अगर आपकी बात को अच्छा नहीं समझ रहे हैं, और वो समझ लेंगे, आप अपना कर्म करिए। आपने कर्म कर दिया, आपने अच्छा कर्म कर दिया, तो वो आपकी कर्म आपके साथ है। अगर सामने वाले आपके अच्छे कर्म को नहीं देख पा रहे हैं, वो उनकी प्रॉब्लम है। उस पर हम, अगर ये जिसे बोलते हैं, ये शरीर अलग है तो आत्माएं भी अलग है, तो हर किसी के कर्म भी अलग है, वो चाहे आपके फैमिली मेंबर्स ही क्यों ना हो। आपने किसी को अपनी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव सोच दी, सामने वाले ने नहीं ली, सामने वाले ने नहीं समझी, यही आपका काम खत्म हो जाता है। और यही मनोविज्ञान में आता है, मॉस्लो थ्योरी में, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट्स। इस दुनिया में सूरज भी है, चंदा भी है। हम चंद्रमा से ये नहीं मान सकते कि वो दिन में निकले और सूरज की तरह गर्मी दे, और हम सूरज से ये नहीं चाह सकते कि वो चांद की तरह रात को चमके। प्रकृति के भी कुछ नियम है। उस तरह घर में अगर रह रहे हैं तो अलग अलग भिन्न भिन्न भांति के परिवार के सदस्य हैं। हर परिवार के सदस्य की अपनी प्रवृत्ति है। हमें एक दूसरे को की प्रवृत्ति को बदलना नहीं है, एक्सेप्ट करना है। तो कुदरत में भी सारी चीजें एक सामंजस्य बनाकर चलती हैं, चाहे वो हवा हो, चाहे वो धरती हो, चाहे वो आकाश हो। तो हमें सामंजस्य बना के चलना है, किसी को अपने तरह नहीं बनाना है। हर एक की पसंद नापसंद अलग हो सकती है। जब हम ये समझ लेंगे कि दुनिया का खुशी का जो मेन पर्पस है वो म्यूचुअल हैप्पीनेस और म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी है, और हर किसी का म्यूचुअल हैप्पीनेस और म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी का फंडा अलग हो सकता है। कोई ये कह सकता है कि मेरा पार्टनर अगर घूमने जा रहा है और उसे खुशी मिलती है, वो जाए। हो सकता है मुझे घर में खुशी किताब पढ़ने से मिलती है, तो उसको किताब पढ़ने दे, उसके फोर्स नहीं करे। और यही म्यूचुअल हैप्पीनेस और म्यूचुअल मुझे लगता है प्रॉस्पेरिटी का फंडा है, दूसरे को एक्सेप्ट कर लेना। तो अगर आपने अपना कर्म कर लिया तो दूसरे को एक्सेप्ट कर लीजिए। वो नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ये भी आपकी
कर्म भी है और आपको अच्छा मिलेगा क्योंकि आपकी सोच है। कहते हैं हमारी सोच से सब कुछ मिलता है, तो सोच अच्छी है तो सब कुछ अच्छा होगा अंदर। मैं इस क्वेश्चन को बोलता हूँ। हाँ बताइए। राकेश जी, आप शिव जी के भक्त हैं, आप वो जरूर करिएगा जो मैं कह रहा हूं। एक किताब है शिव सूत्र। शिव सूत्र का चौथा श्लोक है चैतन्य आत्मा, आत्मा मनेना। आत्मा से आत्मा का रिश्ता कैसे बनाए, इस किताब को जरूर खरीदिएगा। रवि श्री रवि जी ने भी लिखा है, बहुतों ने लिखा है, और अपने भाइयों को, 5 भाइयों को गिफ्ट जरूर दीजिएगा। इस किताब में यही बात, उस श्लोक में यही बात लिखी गई है कि हम अपनों से रिश्ता कैसे बनाएं, दिल से रिश्ता कैसे बनाएं, आत्मा से कैसे बनाएं। आप चूँकि शिव जी के भक्त हैं, और मैं भी अपने आप को भक्त तो नहीं कह सकता, बट बहुत विश्वास है शिव जी में मेरा। आप खुद ज़्यादा दुखी हैं, दुखी करने वाले कम, आप ज़्यादा दुखी हैं। तो जो शिव जी ने जो महामृत्युंजय की बात करी उसको समझिएगा। जब उस महामृत्युंजय में जो बात कही गई है कि हे भगवान मुझे उस कांकड़ी की तरह बनाओ ताकि मैं डिटैचमेंट को फॉलो कर सकूं, आपके खुद के लिए बहुत ज़रूरी है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम अर्धरुम मुख वर्धनम। वो जो लास्ट का जो चीज निकल रहा है वो कहता है मुझे डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करो। एक चीज़ और कीजिएगा, रात को सोते समय घुटने से नीचे अपने को धोइएगा और एक पत्थर 10 रुपया का आता है, एड़ी को रगड़िएगा। उससे क्या होता है कि क्राउन चक्रा से डिटैचमेंट की प्रैक्टिस होगी। आप खुद से बहुत दुखी हैं, इल्यूजन से बहुत दुखी हैं, आप खुद सुखी नहीं रहेंगे, दूसरों को पाठ नहीं पढ़ा सकते। ठीक है। तो एक शिवसूत्र जरूर पढ़िए, हिंदी में भी आता है, आप पढ़िएगा जरूर, आपको वहां से सॉल्यूशन मिलेगा। नॉर्मल जनरल बातें एक पल की सुखी दे सकती है, ट्रीटमेंट नहीं दे सकता। ठीक है, वो सुपरफिशियल है। बिल्कुल। लेकिन जब आप ये हमारी वेदों को, शिवसूत्र को पढ़िए और उसको समझिए, आप खुद खुश हो जाएंगे। और ये महामृत्युंजय का जाप तरह कीजिए। जो डिटैचमेंट की बात कही और आपने एक बात कही कि खुद को खुश रखना, खुद को सीखना पड़ेगा और उस दिशा में आपको काम करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ प्रियंका जुड़ी हुई हैं, दिल्ली से उन्होंने हमें कॉल किया है। आपका स्वागत है प्रियंका कार्यक्रम में, बताइए क्या प्रश्न है आपका, पूछिए। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि ओवर थिंकिंग की वजह से मतलब आप सवाल पूछ सकती हैं प्रियंका। मैम मैं ये कह रही हूँ कि जैसे हम लोग ओवर थिंकिंग करते हैं तो ओवर थिंकिंग की वजह से हम लोग हैप्पी कैसे रहें, मतलब। ठीक है प्रियंका, कुछ और स्पेसिफिक हो सकती है, आप ओवर थिंकिंग किस चीज को लेकर ज्यादा सोचती हैं? मैम किसी भी चीज को लेके, कोई घर की चिंता है, कोई बाहर की चिंता है, ऑफिस की टेंशन है, मतलब हम सुबह से शाम तक टेंशन में ही रहते हैं। ठीक है प्रियंका, आपका सवाल आप किससे पूछना चाहेंगे? प्रीति जी हमारे साथ, डॉक्टर खन्ना, डॉक्टर राठौर, आप बताइए। जी से, किसी से। ठीक है प्रीति जी, आप बताइए इसके बारे में। मैं यहाँ ये कहूँगी कि ओवर थिंकिंग तो सभी करते हैं, हर चीज़ पे कोई भी है, कोई ना कोई विचार हमेशा दिमाग में चलता ही रहता है। अब इन विचारों को हमने कंट्रोल तो नहीं कर सकते, पर मेडिटेशन करते करते हम उसमें एक विचार से दूसरे विचार के बीच में आने वाला जो गैप है उसको धीरे धीरे हम बढ़ाते हैं। ये मेडिकल साइंस में है कि हम शायद 3 सेकंड से ज़्यादा निर्विचार नहीं रह सकते। अच्छा। तो लेकिन जब हम धीरे धीरे मेडिटेशन कर रहे हैं, आफ्टर द अवेकनिंग ऑफ कुंडलिनी हम मेडिटेशन कर रहे हैं, तो हमें एक विचार से दूसरे विचार पे जाने के में जो होता है कि एक विचार आया, फिर इंस्टेंटली दूसरा आया, फिर इंस्टेंटली तीसरा आया। लेकिन हमें क्या करना होता है जब हम धीरे धीरे मेडिटेशन कर रहे हैं, तो हमें इस प्रैक्टिस को बढ़ाना है कि हमें एक विचार से दूसरे विचार में आते हुए जो उसका बीच का जो गैप है उसको धीरे धीरे बढ़ेगा, और वो होगा मेडिटेशन से ही। ठीक है। उसको किसी बात पे सोचने से कि मैं विचार नहीं करूँगी ऐसा या नहीं करूँगा, ये सोचने से नहीं होगा। ये सिर्फ मेडिटेशन करते हुए अपने अंदर की एक विचार आया, आई जस्ट लेफ्ट दिस विचार, मैंने इसको छोड़ दिया इस विचार को, और फिर मैं नेक्स्ट, अगर फिर कोशिश तो नहीं पर हम उसमें रहने की प्रयत्न करेंगे, और फिर अगर फिर दूसरा विचार आया, लीव दैट, और उस जो गैप आ रहा है बीच में उसको धीरे धीरे बढ़ाना है विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन। ठीक है, तो ये मेडिटेशन इस तरह से मदद कर सकता है। हाँ, देयर इज वन टेक्निक कॉल्ड थॉट स्टॉपिंग। थॉट स्टॉपिंग का मतलब होता है अपने थॉट्स को रोकना। जैसे बोलते हैं हमारा मन, थॉट्स का मतलब है हमारे मन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो मन हमें बंदर की तरह इधर से उधर घुमा रहा है। तो थॉट स्टॉपिंग की टेक्निक को अपनाकर उसमें होता है
पोस्टपोनमेंट ऑफ थॉट्स, ये ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में ऑब्सेसिव का मतलब होता है जब एक विचार हमारे कंट्रोल के बाहर है और बार बार हम उस पर सोचते जा रहे हैं। तो थॉट स्टॉपिंग की टेक्निक का मतलब है अपने मन को ये बोलना, मैं इस विचार के बारे में इस पर्टिकुलर टाइम पर सोचूंगी। मान लीजिए मुझे अपने बच्चे को 3 बजे बस स्टॉप से लेना है, तो मैं अपने आप को बोलूंगी अभी नहीं, 3 बजे। तो अपने आप को गाइड करना, अपने माइंड को गाइड करना। मान लीजिए मेरे मन में विचार आता है मुझे 4 बजे पेशेंट को देखना है, मैं अपने आप को बोलूंगी अभी नहीं सोचना, मैं 4 बजे इस बारे में सोचूंगी। तो अपने मन को, जिसे बोलते हैं मैनिपुलेट करना, अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करना, क्योंकि जब हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो मन हमें कंट्रोल कर रहा है। तो अब हमें एक पावर अपने हाथ में लेकर इंटेंशनली मन को कंट्रोल करना है। इसे बोलते हैं पोस्टपोनमेंट ऑफ थॉट्स, थॉट स्टॉपिंग। वो आप एक अप्लाई कर सकते हैं ओवर थिंकिंग से डील करने के लिए। इसमें एक लास्ट वन वर्ड एज स्पीकर, देखो मैम, जो भी हैं आप देखिए कि ओवर थिंकिंग पास्ट का है या फ्यूचर का है। आप कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं तो एक्सेप्ट कीजिए, आपके हाथ में है तो उसको बोलिए कि लेट गो द थिंग्स। आप ये पता करना पड़ेगा सोर्स क्या है। बाकी ऑलरेडी दे हैव स्पोकन, ये सोर्स बहुत पता लगाना बहुत जरूरी है। सोर्स पता नहीं लगेगा, ट्रीटमेंट आप नहीं कर पाओगे। एंड ओवर थिंकिंग सीरियस प्रॉब्लम है, इसको जरा समझिएगा। आपको यू हैव टू स्टॉप द टेक्निक व्हाट मैम है। क्योंकि जब मैंने स्पेसिफिक होने की बात कही तब भी डॉक्टर राठौड़ वो बता नहीं पाए। वो ऑफिस को लेके भी, घर को लेके भी, बाहर को लेके भी, हर चीज को लेके। बट पजलनेस की सिचुएशन हो जाती है मैम, और हर कोई करता है, हम लोग भी सोचते हैं। और स्टेक जब बड़ा होता है तो थिंकिंग उतनी ही बड़ी होती है। बिल्कुल। तो वहाँ पे हरिवंश राय बच्चन की जो कहानी है, जो मन का हुआ तो अच्छा हुआ, नहीं हुआ तो और अच्छा हुआ। लेकिन फैक्ट ये पता लगाना है प्रीति मैम कि उसका ओरिजिन क्या है। अगर आपके हाथ में कंट्रोल ही नहीं है तो आप सोच के भी कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। यानी जिस तरह से ओवर थिंकिंग की हैबिट धीरे धीरे बनी है, उसको कहीं ना कहीं ठीक करने के लिए भी, जैसे आप लोगों ने कहा ना, वो गैप देना वो बहुत जरूरी है और ये बढ़ाना ही होगा। अगले कॉलर महेश हमारे साथ जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश से हमें कॉल किया है। महेश जी, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। क्या प्रश्न है आपका, बताइए। हेलो। हाँ, पूछिए, प्रश्न पूछिए। मैडम महेश जी, आपकी आवाज ठीक तरह से नहीं आ रही है। टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखिए और एक बार में प्रश्न पूछिए। उदास और दुखी रहता हूँ। आप उदास रहते हैं? हाँ। क्या ज्यादा सोचते हैं? बताएं। महेश जी, टीवी की आवाज बिल्कुल बंद कर दीजिए, वरना हम आपकी आवाज नहीं सुन पाएंगे सही तरह से। जी कर दी। जी बताइए, अब क्या आप ज्यादा सोचते हैं? मैं दुखी रहता हूँ, अकेला रहना क्या नहीं, इसका कोई नाराजगी नहीं। ठीक है, हम जितना मैं समझ पाई हूँ, आप कह रहे हैं कि अकेले ज्यादा रहते हैं और उदास रहते हैं आप। ठीक है महेश जी। डॉक्टर खन्ना? अकेले रहना और उदास रहना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। डेफिनेटली कई बार हम उदास होते हैं, अलोन और लोनलीनेस 2 अलग है। अकेला होना और अकेलापन 2 अलग अलग चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़, आप उदास रहते हैं, उदासी के कई कारण होंगे। वो आपके पास से रिलेटेड हो सकता है, आपके प्रेजेंट से रिलेटेड हो सकता है, फ्यूचर से रिलेटेड। मोस्टली उदासी जो है, चीज़ें हमारे अनुरूप ना होना। अगेन उसमें भी एक होप ढूंढना, वो हमारा काम है। अगेन मैं वो इंटेंशनल ही काम कहूँगी कि हमें अपने आप पर इंटेंशनली होप पर काम करना है। उदास आप रहते हैं तो किन रीजंस की वजह से उदास रहते हैं। अगर हमें पता है कि ब्रेकअप सॉन्ग सुनकर मैं उदास हो जाऊंगा, तो मुझे कौन सा हैप्पी सॉन्ग सुनकर खुशी मिलेगी। मुझे लग रहा है कि मुझे किसी दोस्त से बात करके या फैमिली से बात करके मुझे उदासी होती है, तो मुझे हो सकता है काम करके खुशी मिले। आपने उस चीज़ को फाइंड आउट करना है, आपको क्या चीज़ खुशी देती है। अगर आज वो चीज़ पहले देती थी, आज नहीं दे रही, तो कोई बात नहीं, ये एक फेस है। इसे सोचिए ये फेस है, आज नहीं तो कल चला जाएगा। और रही बात, कई बार इंसान अकेला अपनी एनर्जीज को रिचार्ज करने के लिए रहता है। जैसे बहुत सारे इंट्रोवर्ट लोग हैं, उनको लगता है जब वो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं तो उनकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आसपास के जो हालात होते हैं वो भी आपको ड्रेन कर देते हैं। आप रेगुलर ज़िंदगी में, चाहे वो ऑफिस का काम हो, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो समाज हो, जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, तो आपको उस वक्त हो सकता है अकेले रहना। अकेले रहने में अगर आप लोनलीनेस फील कर रहे हो और आपको लगता है लोग आपके साथ बात करें, लोग आपके साथ होने चाहिए, तो आपका फ़र्ज़ है और आपकी इंटेंशन को पूरा करने के लिए आपको लोगों तक पहुँचना है, आपको लोगों से बात करनी है, आपको दोस्तों, रिश्तेदारों, सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है। और वो क्रिएट भी आप ही करेंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है सब कुछ आपकी ज़िंदगी है, आपके हाथ में है, चॉइस भी आपके हाथ में है।
खुश रहना भी आपके हाथ में है। हालात कैसे भी हो, बारिश हो रही है नहीं हो रही, गर्मी ज़्यादा है कम है, खुश रहना हमारे हाथ में। हमें खुशी क्या देता है वो आप डिसाइड करेंगे, हम खुद डिसाइड करेंगे। ठीक है, हमें खुशी क्या देता है इस पर हम बहुत फोकस कर रहे हैं डॉक्टर राठौर। सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं हर कोई खुश नज़र आ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो उतना ही अकेला है, उतना ही उदास है। तो एक तरह से हम देखें तो खुद पे फोकस भी कर रहे हैं लोग, अपने जिस तरह से खुशी चाहे वो दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो दुखी हैं। इसका मूल कारण क्या है? देखिए मैम, सुख या दुख जो भी है ना, एक स्टेट ऑफ माइंड है। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि इवेंट हैज़ गॉट नो मीनिंग, व्हाट वी गिव मीनिंग टू द इवेंट हैज़ अ मीनिंग। क्या हुआ वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे इसी केस को लिया जाए, ये कह रहे हैं कि मैं उदास रहता हूँ, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है ना, ही एंजॉइंग द प्लेजर। और इन्होंने अपने आप को अगर बंद नहीं किया तो आई विल टेल एंड एक्सपेक्टिंग हर ऑल्सो टू गो दिस। यहीं से शुरुआत होती है डिप्रेशन की, चूँकि इंसान अकेला रहना शुरू कर देता है। इवन सोशल मीडिया के दोनों चीज़ें हैं मैम। आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन। जैसे मैं खुद होता हूँ, मैं आपको बताऊँ, प्रेशर है, बहुत प्रेशर होता है, चीज़ें प्रेशर होता है। आप बिजनेस करते हो, आप ट्रेनर हो, लोगों के प्रॉब्लम भी आपको प्रॉब्लम। सी बीइंग अ थेरेपिस्ट, आप देखिएगा, मेरा एक अपना अनुभव है, मैम विल टेल हर एक्सपीरियंस। कई चीज़ आपको तंग नहीं करती, आपको पता ही होता है कि ये क्या है, पता नहीं है। जब आपके पार्टिसिपेंट आपके कहते हैं कि मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, तो आपको लगता है यार ये मेरे लीडिंग में भी तो ऐसा ही है। एंड देन यू कनेक्ट, अच्छा परेशान कैसे होते, देन वी हैव अ टेक्निक से गेट आउट ऑफ दिस। तो जैसे सोशल मीडिया है, अब सोशल मीडिया में भी टेंशन है मैम। अब काफी ये लोग, आप भी शायद कनेक्ट करोगे, लोग किसी का स्टेटमेंट या पोस्ट पढ़ने नहीं जाते, जो उसमें जो कमेंट है ना वो पढ़ने जाते हैं, और उसके कमेंट पे दुखी हो जाते हैं, उसके कमेंट पे सुखी हो जाते हैं, उसके कमेंट पे ये हो जाते हैं। उनकी वैल्यू में मैच किया तो चीजें हो गई, नहीं तो नहीं हुआ। इसीलिए मैंने तुलना वाली बात कही थी आपसे शुरू में। यस यस, वो लाइफ में कंपैरेटिव तो है ही मैम। देखो, और इससे निकलना बहुत आसान नहीं है, अनलेस यू गेट द एनलाइटेड सोल्स, आई एम इंडिफरेंट एंड समथिंग लाइक दैट। बट एक चीज सोशल मीडिया पे मैं तो हमेशा बोलता हूँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अगर सचमुच में सफल, मतलब खुश होना चाहते हो ना, तो सोशल मीडिया में लाइक वाले पोस्ट को देखो। अनलाइक वाला पोस्ट करके खुद दुखी होने का कोई कारण नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब अगले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। लोकेश हमारे साथ जुड़े हैं उत्तर प्रदेश से। लोकेश जी, प्रश्न पूछिए आप, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए। सवाल पूछिए, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, एक बार में प्रश्न पूछिए, बताइए। जी, मेरा सवाल ये है कि भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास, मैं खुश भी रहने की बहुत कोशिश करता हूँ, पर मुझे एकदम से लगता है कि मुझे खुशियां कम पड़ रही है, दुख सा महसूस होता है, अकेलापन महसूस करता हूँ। तो इसके लिए आप मुझे कोई रास्ता बताइए ना। ठीक है प्रीति जी, ये मुझे लगता है ये हर एक के साथ है। लोग जो खुश रहना भी चाहते हैं, जो खुश दिखते भी हैं, वो भी कभी ना कभी दुखी और अकेला महसूस करते हैं। तो ये इंसान की भावना है, इसको भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। नहीं, ये भावना तो है कि इंसान की भावना है, लेकिन जब मैंने जो पिछले कॉलर के भी उसमें मैं जो समझ पाई कि जब हम दुखी होते हैं तो हम इसलिए दुखी नहीं होते कि हमारे पास कोई चीज़ नहीं है। हम कई बार दुखी हो जाते हैं कि सामने वाले के पास ज़्यादा है, हम उस चीज़ को लेके ज़्यादा दुखी होते हैं। तो ये सेटिस्फेक्शन आनी कि हमारे पास जो है मुझे उसमें खुश रहना है, मेरा एक घर है, बच्चे हैं, अच्छा काम है, गाड़ी भी है, चलिए ठीक है, खुश हैं हम, इसमें सेटिस्फेक्शन आनी ये ज़रूरी है। जब हम दुखी होते हैं, एक तो ये रीज़न ये वाला हो गया, दूसरा रीज़न होता है कि किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया तो हम उसको माफ़ नहीं कर रहे हैं। हमें पहले उसको माफ़ करना सीखना, माफ़ करने और ना करने में कोई बहुत बड़ी डिफरेंस नहीं है कि किसी ने मेरे को वो बोल दिया कि मुझे कुछ बुरा बोल दिया, मेरे साथ कुछ गलत कर दिया, लेकिन मैं उसको माफ़ नहीं कर पा रहा, मैं उसी के बारे में सोचता जा रहा हूँ, कॉन्टीन्यूस थिंकिंग चलती जा रही है, तो हम उसको नहीं कर रहे। लेकिन यही होना ज़रूरी है कि हमें उसे माफ़ करना है, विदाउट थिंकिंग ऑफ एनीथिंग, जस्ट से अपने मन में ये कह दे कि मैंने सबको माफ़ कर दिया, तो वो जो है हमारे अंदर एक जो अंदर से एक जो शांति आनी शुरू होती है वो आनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल, माफ़ करना या ना करना दो अलग चीज़ें हैं। हम अपने आप को ही कहते हैं कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, हम क्या कह रहे हैं, सामने वाला तो खुश है, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप माफ़ करें या ना करें, क्या फर्क पड़ता है? ये चीज़ हो जाएगी। फ़र्क किससे पड़ रहा है? मुझे पड़ रहा है कि मैंने उसे माफ़ नहीं किया, मैं अंदर ही अंदर जल रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, तो अपने आप को परेशान कर रहा हूँ। ये होना बहुत ज़रूरी है।
और ये हम अगर अपने ही प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग मैं कहूँ तो हम अगर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहें, मेडिटेशन करते रहें, तो ये चीज़ें हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। आखिरी कॉलर शामिल कर लेते हैं, उनका सवाल पूछ लेते हैं फिर। ठीक है, राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज, आपका स्वागत है, प्रश्न पूछिए आप। मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आजकल सभी लोग मोबाइल का यूज करते हैं, तो वो उसके सामने बहुत बड़ा गोल है कि मेरे को एग्जाम पास करना है, एग्जाम नजदीक आ रही है, तो फिर वो फोकस उस पर नहीं कर पाता और वो मोबाइल में वीडियो देखते रहता है, वो मोबाइल में ही वो टाइम अपना बर्बाद कर देता है। उसको मालूम है कि ये करूँगा तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन वो एडिक्शन से वो निकल नहीं पाता, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल डॉक्टर, थोड़ी नया नशा है मोबाइल का, इंटरनेट का। आप कितना आपको पता भी है कि हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे से लेकर बड़े तक सब इसके शिकार हैं, क्या किया जाए? मैम, इनके केस में इनका प्रॉब्लम नहीं है, इनके बच्चे का प्रॉब्लम है। ठीक है, आप भी राइट, आप यही कह रहे हो ना? बच्चे से लेकर बड़े तक सब इसके शिकार है, क्या किया जाए? ठीक है, हम अच्छा ठीक है, हम जनरल तरीके से समझते हैं। हाँ, इसके पहले मैं पिछले वाला आंसर देना चाहता हूँ, पिछले वाला क्वेश्चन का। एक किताब है चित्रलेखा, आप जरूर पढ़ना, आपको सॉल्यूशन मिलेगा, रिटन बाई भगवती चरण वर्मा। आप जरूर पढ़ना, बस बाकी मैम ने बिल्कुल सही कहा था, बस वो जरूर पढ़ना, आपके सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन में मिलेगा। और पढ़ना जरूर, और आपके क्वेश्चन से लगा कि आप पढ़ने में रुचि रखने वाले व्यक्ति हैं तो जरूर उसको देखिएगा। चित्रलेखा, रिटन बाई भगवती चरण वर्मा, जरूर पढ़िएगा। हाँ, अभी इस क्वेश्चन पे आप मैम कुछ कह रही थी। वक्त के साथ कुछ आदतें लगती हैं और ये आदत एक वक्त के बाद खत्म हो जाएंगी। आपको याद है जब शुरुआत में फेसबुक पे चैटिंग फैटिंग बहुत चलती थी, लोग रात रात भर चैट करते थे, थोड़ी देर के बाद ठीक हो गया। अब व्हाट्सएप उसी का एक नया वर्जन है, क्योंकि ज़्यादा कन्वीनियंट है तो लोग उस पर बातें करते हैं। वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। इंडिविजुअल पे लेवल पे देखा जाए तो इसका यूज पता होना चाहिए कि मैं किस पर्पज से यूज करना चाहता हूँ। अगर मान लिया जाए कि अगर चैटिंग ही बात है, अगर मैं कंस्ट्रक्टिव चैटिंग करता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, अपने लाइक माइंडेड से बातें करता हूँ, तो क्या होएगा कि मुझे वो फैक्ट पता चलेगा। जैसे फैक्ट, मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं आई बिलीव इन द चक्रा हीलिंग, मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ। कुंडलिनिया मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग वर्ड है। द मोमेंट शी सेड कुंडलिनिया, आई गॉट एक्साइटेड, वाओ, आई गॉट समथिंग वर्ड फॉर काम फॉर दिस। तो अगर मुझे कुंडलिनिया पे कोई बात करे ना तो मेरे को बहुत मजा आएगा, बिकॉज आई विल लर्न फ्रॉम दिस। तो आपको ये देखना है कि प्लेटफॉर्म को मिसयूज नहीं कर सकते, गंदा भोला नहीं कर सकते, अपने माइंड पे ही कंट्रोल करना पड़ेगा, थॉट पे ही कंट्रोल करना पड़ेगा। और बीच बीच में 5-7 मिनट इधर उधर होता है तो भी कोई बात नहीं, लाइफ में ऐसा चलता ही रहता है, नॉर्मल लॉस तो हर जगह होता है ना। तो दैट्स हाउ वी कैन गो। बाकी बिल्कुल, क्योंकि समय यहीं पूरा हो गया और जाहिर तौर पर ये ऐसा विषय है जिस पर बहुत लंबी बात हो सकती है और बहुत सारे आयाम और हैं जिन्हें शामिल किया जा सकता है, लेकिन समय फिलहाल हमें इजाजत नहीं दे रहा है। डॉक्टर निशा खन्ना आपका, प्रीति जी आपका और डॉक्टर राठौड़, आप तीनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो सुख और दुख जीवन के दो पहिए जैसे हैं, अगर दुख है तो सुख भी आएगा, ये मानकर चलिए, और सुख है तो दुख का भी थोड़ा बहुत सामना हमें करना ही पड़ेगा। भले ही कितनी ही सुविधाएं हम क्यों ना हासिल कर लें, क्यों ना जुटा लें, पर खुशी इस बात पर निर्भर नहीं है, क्योंकि सुखी जीवन, हैप्पी लाइफ का कोई मूल्य नहीं होता, बल्कि हमारे साथ जो कुछ भी इस जीवन में हो रहा है, जो होता रहा है, इसमें सुख और दुख इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी प्रतिक्रिया उसे लेकर कैसी है। हमारे नजरिए की बागडोर हमारे हाथों में ही है और इसे धीरे धीरे प्रैक्टिस से भी अच्छा किया जा सकता है, जैसे आज एक्सपर्ट्स ने हमें बताया। फिलहाल इसी के साथ आयुष्मान भव में इतना ही। अगले हफ्ते शनिवार के दिन हम बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस की, टीबी पर बातचीत होगी और हम जानेंगे कि टीबी आखिर है क्या, इसके लक्षण क्या है इसके इलाज के तरीके, और टीबी मुक्त भारत का जो सपना हम देख रहे हैं उसे जल्दी हमें हासिल भी करना है। इसलिए अगले हफ्ते शनिवार के दिन बनिए हमारे कार्यक्रम का हिस्सा दोपहर 1 से 2 बजे के बीच। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। इस कार्यक्रम को आप YouTube पर भी देख सकते हैं, अपने राय, प्रतिक्रिया और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।